आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल EDU रेन। EDU रेन आपका तहे दिल से स्वागत करता है। प्रिय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना चौहान आज आपको भारतीय षडंग के बारे में संक्षिप्त रूप में बताऊंगी, जो कि चित्रकला के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय चित्रकला का आधार भारतीय ग्रह भौतिक जगत नहीं है, क्योंकि ये विश्व केवल बाह्य नहीं है, अंतर्बाह्य है। इसका तात्पर्य यही है कि जो कुछ हम देखते हैं उसके साथ साथ इस बात का भी महत्व है कि उसे किस दृष्टि से देखते हैं। देखने की विधि को हमारे मनोविकार प्रभावित करते हैं। इस प्रकार कला में अंतः जगत का प्राधान्य हो जाता है। आइए जानते हैं षडंग के बारे में। षडंग षडंग यानी कि 6 अंग। स माने 6 और डंग माने अंग, जिसे कहते हैं षडंग, जिसमें कि जयपुर नरेश जयसिंह प्रथम की सभा के राजपुरोहित पंडित यशोधरा ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य मतलब कि चित्रकला के 6 अंग बताए। यही 6 अंग हमारे षडंग कहलाते हैं, जिन्हें हम 6 अंग यानी कि चित्रकला के 6 अंग हैं। एक प्राचीन श्लोक में चित्रकारी के मूल तत्वों का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया गया है। रूप भेद प्रमाणनी भाव लावण्य योजनाम सदृश्य वर्णिका भंग इति चिद षडंगम, जो कि कामसूत्र से लिया गया है। इसमें रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंग, इन 6 के 6 अंगों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि एक सूत्र वाक्य और एक सूत्र श्लोक तैयार होता है कि अगर हम इस श्लोक को याद कर लें तो हमें सारे के सारे अंग इस श्लोक में दिखाई देते हैं। इन 6 अंगों को इस प्रकार डिफाइन किया गया है। नंबर 1 रूप भेद, जो कि दृष्टि का ज्ञान। नंबर 2 प्रमाण, ठीक अनुपात, नाप या बनावट, जिसे कि हम नाप तोल भी कह देते हैं। नंबर 3 भाव, आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, कि वही भाव दिखाई दे जो कि एक चित्रकार देखना चाहता है और सामने दर्शक भी वही भाव महसूस करे जो कि उसकी पेंटिंग में है। नंबर 4 लावण्य योजना। लावण्य योजना मतलब कि एक सौंदर्य, कलात्मकता तथा सौंदर्य का समावेश, कि हमारी कला के साथ साथ सौंदर्य भी उसमें समावेश होना चाहिए। नंबर 5 सादृश्य, देखे हुए रूपों की समान आकृति, कि जो भी चीज़ हमारे सामने है उसकी हम हूबहू कॉपी करें या हूबहू उसके समान ही बनाएं। नंबर 6 वर्णिका भंग, रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता, कि रंगों और तुलिका का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, रंगों को किस प्रकार से एक दूसरे से मैच करके या एक दूसरे से अपोजिट कलर लगा के, और तुलिका को भी उसी प्रकार से कि हम हैवी स्ट्रोक, लॉन्ग स्ट्रोक, शॉर्ट स्ट्रोक लगाते हुए हम प्रयोग करते हैं, वही हमारी वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। अगला हमारा सबसे पहले है, हम रूप भेद पर चलते हैं, जो कि रूप भेद यानी कि रूपों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना। एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वे रूप को किस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपनी पेंटिंग में प्रस्तुत करें। सब रूपों को किस तरीके से बनाया जाए, कि एक रूप भी है हमारा नारी का रूप, जिसमें कि वो माता, पुत्री, बहन, सखी आदि, प्रेमिका आदि के रूप में वो बनाता है, जबकि रूप वो एक ही है। इसी प्रकार हम रूप को अलग अलग तरीके से भेद करके बनाते हैं। जैसे कि संसार नाना रूपों का अंत प्रवाह है, जो हमारे नेत्रों के सामने से बहता चला जाता है। इसमें से कुछ को हम ग्रहण कर लेते हैं और उनकी छवि हमारे मन में अंकित हो जाती है। शेष सामने से गुजरकर प्रभाव में लीन हो जाते हैं और अरूप जगत में खो जाते हैं। इसी प्रभाव में से चित्रकार अपने काम के लिए कोई एक रूप चुन लेता है।
दृष्टि के माध्यम से उसके मन पर जो छाप पड़ी है उसका फिर से निर्माण करके वह उस रूप के विभेदक लक्षण को पकड़ता है जिसका उसे निरूपण करना होता है। यही छाप है जो उसे भीड़ के प्रवाह से भिन्न कर देती है। यही रूप भेदक है। इस शब्द का दूसरा अर्थ इस प्रकार से ले लीजिएगा जैसे कि धनु विद्या से ग्रहण किया गया लक्ष्य भेद का अर्थ होता है बाण का सीधे अपने निशाने पर बैठना। इस प्रकार रूप भेदक का अर्थ होगा रूप पर पूर्ण आधिपत्य अर्थात रूप को लक्ष्य बनाकर या उसकी समग्र या उस पर पूर्ण पकड़। आप इसको ऐसे समझिएगा रूप भेदक मतलब रूप भेद यानी कि जैसे कि हम अपनी चित्रकला में या अपनी पेंटिंग बनाते हुए किसी रूप का निरूपण करते हैं तो हम एक ही रूप को बनाते हैं। अगर हमें उसे राजा बनाना है तो हम उसके सर पर मुकुट सुंदर वस्त्र अपने आभूषण से सुशोभित करेंगे उसे। दूसरा अगर हम उसके बराबर में किसी भिखारी को बनाते हैं तो उसी रूप को हम लेते हैं लेकिन उसके सामने हम पोटली फटे पुराने कपड़े द्वारा उसे हम अंकित करते हैं। इससे हम रूप भेद मतलब कि हम उसे रूप को हम भेदक कर रहे हैं रूप को भेद रहे हैं। यही हमारा रूप भेद कहलाता है कि हमें रूप को एक ही रूप को नाना प्रकार से अपने कला के द्वारा या अपने चित्र के अनुसार से हम उसको किस प्रकार से सामने दर्शक के सामने प्रस्तुत करना होता है या दर्शक के सामने किस प्रकार से हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। यही हमारा रूप भेद। अगला पॉइंट है प्रमाण। दूसरा अविष्ट गुण है प्रमाणिनी अनुपात। प्रमाण शब्द की कई अर्थ छाए हैं। प्रमाण का अर्थ है माप या मापदंड किसी तार्किक या दार्शनिक कथन के समर्थन में दिए गए उदाहरण अथवा सबूत को भी प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का अर्थ आकृतियों के अनुपात का ठीक ज्ञान। प्रमाण के अंतर्गत आकृतियों के माप लंबाई चौड़ाई सीमा रचना कद कोड़ा आदि आकृतियों का विवरण आ जाता है। प्रमाण के द्वारा मूल वस्तु का ज्ञान चित्र में भरा जा सकता है। इसका प्रमाण मतलब कि नाप तोल को भी हम प्रमाण कहते हैं जो कि हमारे 12 अंगुल की एक ताल यानी कि हमारा जो 12 अंगुल है उसकी एक ताल भी प्रमाण के अंतर्गत आती है। पहले जब हम अंगुल या ब्लान से नापा करते थे तभी वो भी हमारा प्रमाण के वही हमारी प्रमाण है जिसमें कि हम किसी चीज़ को या चित्र को बनाने के लिए जो हम नाप तोल या हमें एक कैनवास पे जो भी हम चित्र बना रहे हैं उसको हमें कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई लेनी चाहिए या किसी लैंडस्केप को बनाते हुए कितना हमें उसका ऊपर का भाग पहाड़ वगैरह के लिए लेना चाहिए या नीचे हम पानी के लिए लें वो हमारा सब प्रमाण के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है भाव। भाव का प्रदर्शन आकृति की भंगिमा से होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में भाव के लिए काव्य रचना का मूल आधार माना गया है। विभाव से स्वाभाविक रुचि का जो परिवर्तन होता है वही भाव है। शरीर में विकार की स्थिति भाव द्वारा ही पैदा होती है। चित्रकला में भाव प्रदर्शन का बहुत महत्वपूर्ण माना है। आँखों से हम भाव को देखते हैं और भंगिमा द्वारा दिखाते हैं परंतु भाव की गुण व्यंजना का मन से अनुभव होता है। चित्र में केवल भंगिमा को दिखाना ही पर्याप्त नहीं है। भाव दो प्रकार से प्रकट होता है प्रकट तथा प्रेक्षण। प्रकट भाव रूप तो हमें आँखों से दिखाई देता है परंतु प्रेक्षण रूप को केवल हम मन से अनुभव कर सकते हैं। इसी को हम भाव कहते हैं। ये हमारा तीसरा था भाव जिसमें कि हम अपनी किसी पेंटिंग में भाव बहुत ज़रूरी है। जब तक कि उस चित्रकला में या उस पेंटिंग में भाव नहीं आएगा तो हमारी वो पेंटिंग अधूरी मानी जाएगी। जिस भाव की हम पेंटिंग बनाना चाहते हैं उसी तरह का भाव उस पेंटिंग में आना चाहिए और वही भाव हमें दर्शक भी महसूस करे तो ज़्यादा अच्छी पेंटिंग मानी जाती है। अगला पॉइंट है लावण्य योजना जो कि सौंदर्य
चित्र में सौंदर्य का होना भी अति आवश्यक है, जबकि चित्र सौंदर्य में नहीं होगा तो वह किसी दर्शक को अच्छा भी नहीं लगेगा। यही हमारा लावण्य योजना है। लावण्य योजना यानी कि रूप, प्रमाण तथा भाव के साथ चित्र में लावण्य का होना परम आवश्यक है। प्रमाण जिस प्रकार रूप को ठीक दिशा देता है, उस प्रकार लावण्य को उत्कर्ष प्रदान करता है। भाव आंतरिक सौंदर्य का बोधक है और लावण्य बाहरी सौंदर्य का प्रतीक। भाव द्वारा कभी कभी चित्र में कर्कशता का आभास होने लगता है, किंतु लावण्य योजना से वह आकर्षक बन जाता है। चित्र में रूप और प्रमाण की यथोचित उपयुक्त व्यवस्था होने पर भी लावण्य का समावेश किए बिना चित्र से सौंदर्य की अभिव्यंजना नहीं होती। दूसरी ओर लावण्य का उदय मुख्यतः रूप, प्रभाव तथा भाव से ही होता है। इसीलिए चित्र में सौंदर्य का होना भी बहुत जरूरी है, जो कि कलाकार को चित्र के अनुसार उसको सौंदर्य में बनाना चाहिए। सादृश्य। सादृश्य चित्र के प्रमुख अंगों में से एक है, जो कि हमारा 5वां पॉइंट है। सादृश्य किसी मूल पदार्थ का भाव को उसकी प्रतिकृति में मूल की समानता को प्रदर्शित करना सादृश्य है। चित्र सत्व पर आधारित हो या कल्पना पर, इसमें चित्रित व्यक्ति या आकृति को दर्शक तुरंत पहचान जाए तो वो सादृश्य सही है। जिस वस्तु को हम चित्र में अंकित करते हैं, उसके गुण अथवा दोष चित्र में समाविष्ट होना चाहिए। उदाहरणतः बुद्ध के चित्र में उनकी वह विशेषताएं होनी चाहिए जो बुद्ध में प्राप्त थीं। यदि वे विशेषताएं चित्र में नहीं हैं, तो चित्र को महावीर स्वामी का समझा जा सकता है, क्योंकि दोनों ने ही तपस्या की और दोनों का योगी रूप है। परंतु इसके लिए बुद्ध को कटे केस, अहिंसा का संदेश देती मुद्रा में तथा हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए अंकित करना होगा। महावीर के चित्र में ये विशेषताएं उपयुक्त नहीं है। इसी तरीके से एक और उदाहरण है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विस्तृत रेखा चित्रावली में प्रकाशित की थी, जो उनका परिचय इस प्रकार है। जैसे कि सादृश्य में जिन चीज़ों को हमें बनाना चाहिए वो हम किससे लिया गया है, किसके समान होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो सब हमारा सादृश्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि पुरुष की भौहें नीम की पत्ती के समान, स्त्री की भौहें धनुषाकृति, अधर पल्लव के समान, अधरोष्ट बुद्ध जीव के समान, कान गिद्ध की आकृति वाला, योगी का कान ओम की आकृति के समान, स्थिर मुख अंडाकृति, चंचल मुख पान की आकृति वाला, पलक कमल की पंखुड़ी, सदृश्य सात्विक नेत्र कमल कली के समान, भोले नेत्र मृगी के नेत्र जैसे, प्रसन्न नेत्र खंजन के समान, विलासी नेत्र पल्लव की फाक के समान, चंचल दृष्टि सफरी के समान, नासिका तिल पुष्प अथवा सुख चक्षु के समान, नथुना सेम के बीज के समान, कंठ शंख के समान, चिबुक आम की गुठली के समान, घुटना कृति के समान, स्कंद तथा वृक्ष का ढाल गो मस्तक जैसा, और स्त्री की कटी मतलब कि कमर डमरू की आकृति जैसी, पुरुष का वक्षस्थल कपाट के समान, कपाट मतलब किवाड़ या दरवाजा, पुरुष की कटी सिंह जैसी, जांघाएं कदली कांड या हाथी के सुंड के समान, कदली मतलब कि केले का पेड़ के समान, उंगलियां चंपाकली सदृश्य, पैरों की पिंडलियां मछली के समान, पुरुष के स्कंद राज मस्तक मतलब कि गज मस्तक हाथी के मस्तक के समान होने चाहिए, और हाथ पल्लव से कोमल, और पर कद कमल के समान, पैर पत्ते के सदृश्य, अंगुलियां मटरकली या मटरफली अथवा सेमफली जैसी होनी चाहिए। ये सब हमारे सादृश्य के अंतर्गत आती हैं। वर्णिका भंग अगला पॉइंट। वर्णिका भंग का अर्थ है कलात्मक ढंग से नाना रंगों तथा तुलिका का प्रयोग किस प्रकार के चित्र के लिए किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि हम वर्ण को या वर्णिका भंग को तुलिका, वर्णिका मतलब तुलिका और वर्ण को हम किस प्रकार से
एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करते हुए बनाते हैं, उसी को हम वर्णिका भंग कहते हैं। चित्र में वर्णों को तोड़ के लगाना या तुलिका के स्ट्रोक के माध्यम से लगाना, वो हमारा वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। तथा किस रंग के साथ कौन सा रंग आना चाहिए, ये सभी समस्याएं वर्णिका भंग के अंतर्गत आती हैं। रंग की विभिन्नता से वस्तुओं का अस्तित्व ही प्रदर्शित नहीं होता, बल्कि उनका अंतर भी स्वाभाविक या अभिव्यक्त होता है। इसी को हम वर्णिका भंग कहते हैं। अनेक प्रकारों से रंगों को लगाना, हम विरोधाभास में रंग लगाना, सामान्य रंग में लगाना, हल्के रंग गहरे रंगों के साथ लगाना, ये सब वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। और उसी प्रकार से तुलिका के आघात भी हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं चित्रों के अंतर्गत, वो भी वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। यहीं पर आपके ये 6 अंग पूरे, जो कि षडंग के रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग 6 अंग हमारे कंप्लीट होते हैं। और इसके आगे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस प्रकार षडंग द्वारा भारतीय आचार्यों ने चित्रकला की समस्त व्यवहारिक आवश्यकताओं का निर्देश ही नहीं किया, बल्कि वरन उसे दार्शनिक आधार भी प्रदान किया। धन्यवाद। यही आपका पूरा षडंग है। और आगे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आगे के लिए आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और आगे आप जो भी पूछना चाहते हैं ड्राइंग से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। टॉपिक भी अगर आप बताना चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर आधार पर बनाऊंगी। धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट।